हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का जो पोर्शन हमारा रह गया था क्लास में, वो पोर्शन अपन कवर कर लेते हैं ताकि थोड़ा लैग ना हो अपना, है ना। सिलेबस टाइम से चलता रहे। जो हमारा पोर्शन रह गया था उसमें सबसे पहले आता है आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र आपको पता ही है, मौर्यन एम्पायर हमारा पढ़ रहे थे हम क्लास में, तो मौर्यन एम्पायर में अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये अर्थशास्त्र किसने लिखी थी आपको पता ही होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसे हम कौटिल्य कहते हैं, चाणक्य, इनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, तो विष्णुगुप्त आप नाम याद रखिएगा, ये कौटिल्य का ही दूसरा नाम है। ओके, ये जो बुक है ये बेसिकली एक स्टेट क्राफ्ट के ऊपर है। स्टेट क्राफ्ट मतलब कि किस तरह से स्टेट को रन करना चाहिए, इसके ऊपर ये बुक लिखी गई है। ओके, इस बुक के टोटल 15 पार्ट्स हैं और 15 पार्ट्स में से 5 पार्ट, जो पहले 5 पार्ट हैं, फर्स्ट 5 पार्ट्स हैं, दे डील विथ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की आंतरिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए किसी भी एरिया की, किसी भी राज्य की, टोटल, है ना। तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर आता है लॉ, क्राइम, सीक्रेट कंडक्ट, किस तरह से आपको सीक्रेसी मेंटेन करनी है, सीक्रेट कंडक्ट वगैरह करना है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ चीज़ें उसको सीक्रेट रखना जरूरी है। अगर आज हम उसे कंपेयर करें तो देयर इज एन एक्ट कॉल्ड एज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, OSA। ठीक है, जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें नहीं बता सकते, जैसे पुलिस की कुछ कार्रवाई चल रही है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, तो कॉन्फिडेंशियल लिखा रहता है, वो OSA के अंदर आता है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट को बाहर आउट कर दे तो यू कैन बी बुक्ड अंडर OSA, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ओके, तो ये हम आज की सोसाइटी में देखते हैं, पर ये मौर्यन एम्पायर में उसको सीक्रेट कंडक्ट का पार्ट था। ओके, देन जो 8 पार्ट्स हैं वो डील्स विद इंटर स्टेट रिलेशंस, पॉलिटी एंड स्टेट क्राफ्ट। तो ये दो ब्रॉड उसके एलिमेंट है, इंटर स्टेट रिलेशंस, पॉलिटी एंड स्टेट क्राफ्ट। एंड जो बाकी की जो 2 बुक्स बच गई, 3 बुक्स बच गई, वो मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 15 पार्ट्स हैं और उसमें से 5, 8 एंड 3 का आपको रेशियो याद रखना है। ओके, खास बात यह है कि पूरे कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहीं पे भी मौर्यंस का जिक्र नहीं है। इवन दो ये पूरा का पूरा जो बनाया गया था, ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाने के लिए किया गया था, पूरे अर्थशास्त्र में कहीं पे भी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र नहीं है। बिकॉज ये कौटिल्य चाहते थे कि ये जो बुक लिखी गई है ये हर किसी के लिए इक्वल रहे, तो उन्होंने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि मौर्य को ये करना चाहिए, मौर्य को वो करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो इट इज़ अ टेक्स्ट बुक काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, जो हर किसी के लिए इक्वल है। सो देयर इज नो रेफरेंस, डज नॉट कंटेन एनी रेफरेंस टू मौर्यन, ये आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। देन इट टॉक्स अबाउट सप्तांग राज्य, 7 एलिमेंट ऑफ स्टेट, सप्तांग राज्य कंसेप्ट। ठीक है, तो कई बार प्रीलिम्स में रहता है सप्तांग राज्य कहाँ पे लिखा है भैया, अर्थशास्त्र में लिखा है, अर्थशास्त्र से लिखी, वो सवाल आपको पता ही है। तो ये 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट होते क्या हैं, तो ये 7 एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला जो एलिमेंट होता है वो कहलाता है स्वामीन, मतलब या स्वामी, जिसे आप रूलर कहोगे, तो स्वामीन इज रूलर। देन सेकेंड इज आमत्य, आमत्य मीन्स मिनिस्टर्स। देन जनपदा, जनपदा मीन्स टेरिटरी, तो जनपद था ही ये। देन दुर्गा मीन्स फोर्ट या कैपिटल। देन कोश, ट्रेजरी, ये वर्ड आज भी यूज होते हैं ट्रेजरी में, कोश कहलाता है वो। देन डंडा मीन्स पनिशमेंट या फिर कोर्सिव पावर, तो पनिशमेंट आपको क्या दंड देना है, किसी को पनिश कैसे करना है, तो वो दंड के बारे में लिखा गया था। एंड द लास्ट वन वॉज मित्रा एंड दिस वॉज एलाई, मतलब आपका कौन दोस्त है। ओके, इन सब में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको दिया गया है, किसको, स्वामी को, मतलब सब कुछ डिपेंड करेगा कि रूलर कैसा है। ओके, एंड लास्ट वन इज एलाई, कि एलाई कैसा है उसको वैसा इंपॉर्टेंस दिया गया। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, सीक्वेंस याद भी नहीं रख सकते, इतना याद रखो कि एक रूलर था, अगर आपको ये वर्ड याद रखने हैं तो आप ये लिख सकते हो, बट इफेक्टिव ज़्यादा रहेगा कि अगर आप ये सारे वर्ड्स यूज़ करें तो आपको एग्जाम में थोड़ा एक वो मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर वर्ड्स हैं जो उस अर्थशास्त्र में लिखे हुए हैं। ओके, नाउ इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ मंडला। थ्योरी ऑफ मंडला मीन्स सर्कल ऑफ डिप्लोमेसी, सर्कल ऑफ डिप्लोमेसी कंसिस्टिंग ऑफ फ्रेंड्स एंड फोज। तो हुआ ऐसा था कि जो मौर्य एम्पायर था, इसमें जो ये मंडला कंसेप्ट है, इसे हम राज मंडला कंसेप्ट भी कहते हैं। ये मंडला कंसेप्ट ये होता है कि चाणक्य ने ये लिख कर गए थे अर्थशास्त्र में कि हमें किस तरह के बिहेवियर के बचना चाहिए, फोज एंड फ्रेंड्स, किस तरह से एक्शंस लेने चाहिए कि सामने वाला हमारा दोस्त बन सके, कौन हमारा दुश्मन है उसको कैसे समझ सकें, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई थी। ओके, किसमें, आपकी अर्थशास्त्र में। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है एक, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आप लिख लीजिएगा इसको पूरा, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ उन्होंने चीज़ें लिखी थी कि एक राजा के क्या क्या, राजा को क्या क्या करना चाहिए।
तो उनमें पहला उन्होंने लिखा था किंग शुड बी एक्सेसिबल टू ऑफिशियल्स एट ऑल टाइम्स। जो भी राजा है वो अपने ऑफिशियल्स जो भी हैं, ऑफिशियल्स मतलब कि अमात्य और जो भी इसमें से जो जो ऑफिशियल्स हैं, हर चीज़ के ऑफिशियल्स हैं, उनको एक्सेसिबल मतलब ऑफिशियल्स को कभी भी राजा की जरूरत पड़े तो राजा अवेलेबल होना चाहिए। तो किंग शुड बी एक्सेसिबल टू ऑफिशियल्स एट ऑल टाइम्स। तो और ये जितनी भी चीज़ें लिखी गई है मोनार्की को लिखी गई हैं, ठीक है। मतलब एक ही राजा है इसलिए स्वामीन मतलब रूलर है, तो यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी जैसी बात नहीं है जैसे कि आज हमारा देश में डेमोक्रेसी है, पर ये पूरी चीज़ जो लिखी गई है मोनार्की को लिखी गई है। तो एक और पॉइंट ये हो गया उसका मोनार्की का। देन अशोका ने एक पोस्ट स्टार्ट की थी जिसका नाम था धम्मा महात्मा, ठीक है, धम्मा महात्मा। ये धम्मा महात्मा क्या थे, मैंने आपको क्लास में बताया था कि धम्मा क्या होता है। अशोका का जो रिलीजन है धम्म अशोकन धम्म, कि वो एक बेसिकली रिलीजन तो नहीं था, एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट लिखवाया था मैंने क्लास में कि इट्स अ काइंड ऑफ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। सो यही धम्म को मेंटेन करने के लिए उसने महात्मा मतलब कि उसके ऑफिशियल्स अपॉइंट किए थे कि किस तरह धम्मा चलता रहे, टू प्रमोट धम्मा, ओके। और इसके अलावा अर्थशास्त्र में कुछ कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जैसे कि देयर वाज ऑफिशियल्स फॉर मार्केट रेगुलेशन, कि मार्केट को रेगुलेट कैसे करना है, किसी चीज़ को प्राइस फिक्सेशन करना है, आज के डेट में हम इसको एमएसपी जैसा कोई फॉर्मेट में कह सकते हो, ओके। देन देयर वाज ट्रेड रेगुलेशन, तो इंडिया में भी ट्रेड रेगुलेशन, ट्रेड लॉज हैं। देन इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स, ये एक पोस्ट हुआ करती थी कि कोई इंस्पेक्टर की वो कॉइन्स वगैरह देखी, कहीं कॉइन्स की कोई नकली कॉइन्स तो नहीं बना रहा, इस टाइप की चीज़ें। तो ये आज भी इंडिया में होता है, आप आरबीआई वगैरह जो बनाता है करेंसी वगैरह तो उसका कभी पुलिस पकड़ लेती है, कई बार नकली करेंसी, इस टाइप की चीज़ें। तो इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स। देन स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स, तो इसका भी एक ऑफिशियल हुआ करता था, ठीक है, मौर्यन सोसाइटी में। सो ये पूरा जो अर्थशास्त्र इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन इंडिया, फर्स्ट थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन इंडिया, ओके। तो आप ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, कवर कर लीजिए उसके आगे का पोर्शन। तो ये आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली 11 मार्कर का क्वेश्चन आसपास इसके लिख सकते हो, सिर्फ अर्थशास्त्र के ऊपर। कम में आए तो फिर आप तो आपका मटेरियल है ही ना, ओके। देन इसके बाद एक और बुक लिखी गई जो हमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है, वो थी मेगास्थनीज की इंडिका, ओके। आपको पता ही होगा, मैंने क्लास में बताया था मेगास्थनीज कौन थे। ये बेसिकली एम्बेसडर थे, किसके थे एम्बेसडर, सेलेरस निकेटर के थे। सेलेरस निकेटर कौन था, सेलेरस निकेटर वो इंसान था जो अलेक्जेंडर के जाने के बाद इंडिया का गवर्नर बनता है, उस तरफ से जो तक्षशिला वाला पोर्शन हम लोगों ने कैप्चर कर लिया था। उसमें होता क्या है कि मैं आपको एक बेसिक एक चीज़ थी कि जो अशोकन एम्पायर जब आता है, मतलब सॉरी चंद्रगुप्त एम्पायर जब आता, ये अशोकन एम्पायर जब आता है तो उस टाइम पे सबसे पहले ये क्या करते हैं कि ये जाके वो जो अफगानिस्तान वाला पोर्शन था जहाँ पे ऑलरेडी अलेक्जेंडर आ चुके थे, फिर वापस चले गए थे वहाँ से वो, तो वो उस एरिया पे जाके कब्जा करने की कोशिश करता है कि कहीं मैं वो ज़्यादा एरिया ना, मतलब ज़्यादा और बड़ा लूँ एरिया। पर वहाँ पे क्या होता है कि वो एक बहुत अच्छी वॉल बना के रखते हैं ताकि कोई आ ना सके, मतलब नॉर्दर्न इंडिया से उस तरफ जा ना सके, तो ऐसे एक वॉल बना के रखते हैं। तो इनिशियली कुछ टाइम के लिए जो ये रहते हैं ये उसको तोड़ नहीं पाते हैं। बाद में होता क्या है कि एक मैट्रिमोनियल अलायंस हो जाती है, किसके बीच में, आपके सेलेरस निकेटर की बेटी शायद और अशोका के बीच में। तो इनके बीच में एक मैट्रिमोनियल अलायंस हो जाती है। जब इनके बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस हो जाती है तो और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, तो जब मैट्रिमोनियल अलायंस हो जाती है तो वो एक फ्रेंडली टर्म्स में आ जाते हैं। जब वो फ्रेंडली टर्म्स में आ जाते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य और ज़्यादा वो इन्वेजन जैसी चीज़ें नहीं करता है कि वो वहाँ जाके टेरिटरी को और बढ़ा रहा है, ओके। होता यह है कि एक जो इलाका रहता है, मैंने आपको बताया था उन्होंने एक ही वॉर लड़ा था, किसने, अशोका ने एक ही वॉर लड़ा था और उस वॉर का नाम क्या था, कलिंगा वॉर, ओके। और वो क्यों लड़ा था, क्योंकि उनके जो डैड थे बिंदुसार, तो बिंदुसार ने जब एरिया को बढ़ाया तो एक कलिंगा वाला एरिया ही ऐसा था जो उनके एंड फेज ऑफ लाइफ में जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, मतलब वहाँ पे कुछ रिबेलियस चीज़ें हो रही थी। तो अशोका सबसे पहले जाके उसको ही कैप्चर करने की कोशिश करते हैं जब वो आते हैं थ्रोन पे। और जब वो कलिंगा जाते हैं और वो जो देखते हैं कि यार मतलब इतना ज़्यादा डिवास्टेशन हो गया है एक वॉर की वजह से, कितने लोगों की लाइफ ख़त्म हो गई है, तो फिर ही स्टार्टेड, मतलब वो एक धम्मा शुरू कर देते हैं, अशोकन धम्मा जैसे हम कहते हैं, जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी पे बेस्ड रहता है, और वो रिनाउंस कर देते हैं वॉरफेयर वगैरह कि भैया वॉर वगैरह नहीं करना चाहिए, ओके। तो मेगास्थनीज की जो इंडिका है ये भी एक सोर्स है जो हमें मौर्यन सोसाइटी के बारे में थोड़ा बहुत बताता है, तो कुछ पॉइंट्स उससे रिलेटेड, ओके। तो इन्होंने बात की थी 7 क्लास सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 क्लास सिस्टम की जिक्र कहाँ पे होता है भैया, मेगास्थनीज की इंडिका में होता है। ये 7 क्लासेस थी कौन सी, अगर आगे का सवाल आ जाए तो ये 7 क्लासेस थी, फिलोसोफर, देन दे वर फार्मर्स, देन हर्ड्समैन एंड हंटर, देन आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स, ओके, देन सोल्जर्स,
ओवरसीयर्स, मतलब जो चीज़ को ओवरसी करने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह जो हर चीज़ को देखने वाले हैं, आप कोरिलेट कर सकते हो इन सब चीज़ों से, जैसे कि मार्केट रेगुलेशन, प्राइस फिक्सेशन, इन सब चीज़ों से आप ओवरसी कर सकते हो। मतलब आप जो भी आदमी जो ओवरसी करने वाला, जो हेड है, मैनेजर जैसा कुछ है। एंड किंग के काउंसलर्स। ओके, तो ये 7 एलिमेंट्स हैं, आप गिन सकते हैं 1 2 एंड इट इज 3 4 5 6 एंड 7। ओके, सो ये किंग काउंसलर्स, ये 7 क्लास सिस्टम आपका इंडिया में एग्जिस्ट करता था। किस टाइम पे? मेगास्थनीज के टाइम पे। उन्होंने एक चीज़ और लिखी थी कि यहाँ पे नो वन कुड मैरी आउटसाइड क्लैन, तो मतलब क्लैन एक्सोगैमी थी कि आप अपने क्लैन के बाहर शादी नहीं कर सकते थे। इट वॉज काइंडली स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। देन ऑक्यूपेशन भी फिक्स्ड थी। ओके, तो यही मैंने आपको बताया था कि वर्णा सिस्टम का बेसिस एक है कि ऑक्यूपेशन आपकी फिक्स्ड रहेगी, आप जिस वर्ण में हो आप उसी वर्ण से रिलेटेड ऑक्यूपेशन आप परफॉर्म करोगे। तो ऑक्यूपेशन वॉज फिक्स्ड। एंड द लास्ट पॉइंट वॉज ही गेव एन अकाउंट ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी कैसे रन करती है मौर्यन एम्पायर में, तो ये उनका अकाउंट था। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेगास्थनीज के इंडिका और अर्थशास्त्र में फ़र्क क्या है, तो आप ये बोलोगे कि यार अर्थशास्त्र में क्या है ना कि उन्होंने एक आइडियल पाथ बता के रखा है कि आपको ऐसा 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 करना है। अगर आपको अपने राज्यों में हर चीज़ इक्वल चाहिए, हर चीज़ का एक बैलेंस चाहिए, तो आपको ये एक्शंस परफॉर्म करने हैं। वेयर एज ऑन द अदर हैंड मेगास्थनीज इंडिका वॉज एन फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ कि उन्होंने मौर्यन एम्पायर में क्या देखा। ये जो मेगास्थनीज की जो इंडिका जो बुक है, ये अब अपने फॉर्मेट में नहीं मिलती क्योंकि ये बुक अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। पर इस बुक के कुछ पार्ट या कहीं किसी बुक ने मेगास्थनीज की इंडिका से कुछ कोट किया है, तो वो हमें पार्ट्स में मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रैबो या अरायंस की कुछ बुक्स हैं जिसमें हमें मेगास्थनीज इंडिका का जिक्र मिलता है। पर मेगास्थनीज इंडिका में ये नहीं था। फिर मेगास्थनीज इंडिका ने प्रॉपर बताया कि मौर्य सिटी कहाँ पे थी, पाटलिपुत्र का जो टेम्पल था या जो पाटलिपुत्र का पैलेस था वो कैसा है, कुछ कुछ चीज़ें तो जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी। ओके, तो ये उनकी बेसिकली सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें थी। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन मौर्यन आर्ट के बारे में। तो ये मौर्यन आर्ट था क्या, मतलब जो भी चंद्रगुप्त मौर्य ने काम किया उसका जो वो था, वो आर्ट फॉर्म उन लोगों ने कौन से बताए, वो था मौर्यन आर्ट का पार्ट। ओके, मैंने आपको बताया था सबसे पहले पिलर एडिक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, पिलर एडिक्ट, रॉक एडिक्ट एंड माइनर रॉक एडिक्ट, ये 3 चीज़ें। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मध्य प्रदेश में इसमें से कौन कौन से मिलते हैं। एक चीज़ और मैं बताऊँगा इसमें, तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि ये आपका जो होता था, ये कैपिटल कैसा होता था, ये होता था, ये पिलर एडिक्ट है, ठीक है, ये पिलर एडिक्ट है, दिस इज अ काइंड ऑफ पिलर एडिक्ट। यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है क्या कहलाता है, ये कहलाता है कैपिटल। उसके नीचे होता है धर्मचक्र, उसके नीचे होता है एक लोटस का बेस या एबेकस बेस कहलाता है ये होता है बेस, इसको हम लोटस बेस भी कह सकते हैं, LOTUS, लोटस बेस, क्योंकि लोटस के टाइप का होता है। ये ड्राइंग मेरी थोड़ी खराब है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। एंड देन देयर इज अ पिलर, और यहाँ पे होता है इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ, और ये पिलर अंडर द ग्राउंड होता है और यहाँ से आपको वो दिखता है। यहाँ पे एक छोटा सा एक बॉक्स जैसा प्लेटफॉर्म बना देते हैं पिलर के। ओके फाइन, सो द कैपिटल, अलग अलग जगहों का अलग अलग कैपिटल है। ओके, कहीं पे रामपुरवा है तो वहाँ पे बुल कैपिटल है, और कहीं पे एलिफेंट कैपिटल है, कहीं पे आपका लायन कैपिटल है, सिंगल लायन कैपिटल है। और जो इंडिया का नेशनल एम्ब्लेम है वो कहाँ से लिया गया, सारनाथ कैपिटल से लिया, सारनाथ पिलर, जहाँ पे आपका 4 लायंस है अलग अलग, ठीक है। तो एक बार में फेज में आपको 3 लायंस दिखेंगे। फाइन, अब ये जो धर्म चक्र हैं ये आपके कहाँ रहेंगे, कि यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा पोर्शन बना देता हूँ उसका। ये आपका कैपिटल है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये कैपिटल होगा, मतलब ये वाला पोर्शन कैपिटल है यहाँ पे। यहाँ पे आपका होगा धर्मचक्र, ठीक है, जिसमें 24 स्पोक्स रहेंगे ऐसे ऐसे करके। यहाँ पे एक एनिमल रहेगा और यहाँ पे एक एनिमल रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और धर्मचक्र रहेगा, एंड यहाँ पे भी एक धर्मचक्र रहेगा, और उसके बाद फिर एक और एनिमल, और फिर पीछे भी एनिमल। तो इस तरह से जो जनरल आपका सारनाथ पिलर की मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका रहेगा हॉर्स, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका रहेगा बुल। ओके, हॉर्स वो भी गैलोपिंग हॉर्स है, ठीक है। गैलोपिंग मतलब कि ऐसा हॉर्स जो मतलब उठने की कोशिश कर रहा है, गैलोप कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। ओके, गैलोपिंग हॉर्स, एंड ही इज बुल। ये जो 4 एनिमल्स हैं इनका भी अपना सिग्निफिकेंस है बुद्धिज्म में। तो ये चीज़ किसी से हिस्टोरियन ने समझाई थी कि ये जो सिग्निफिकेंस है वो बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है, बुल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स बर्थ, बुल रिप्रेजेंट्स बर्थ, हॉर्स रिप्रेजेंट्स रिनंसिएशन। तो मैंने आपको बताया था कि जब बुद्धा अपने घर से निकले थे तो उन्होंने वो 4 सीन देखे थे। वो 4 सीन क्या थे, ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड मैन एंड एस्थेटिक लाइफ। ओके, ये 4 उन्होंने सीन देखे थे। तो जब वो भागे थे तो मैंने आपको बताया था कि उनके साथ एक उनका चैरिटर था और उनका एक घोड़ा था। सो दैट गैलोपिंग हॉर्स ऑलवेज रिप्रेजेंट द रिनंसिएशन ऑफ बुद्धा, ओके, फ्रॉम लाइफ ऑफ अ किंग टू अ रिनंसिएंट।
ओके, सो दिस इज रिनंसिएशन, द हॉर्स रिप्रेजेंट रिनंसिएशन, एलिफेंट रिप्रेजेंट्स द बर्थ ऑफ फ्यूचर बुद्धा, बर्थ ऑफ फ्यूचर बुद्धा, फ्यूचर बुद्धा। तो ऐसा कई बार जगहों पे जिक्र है कि जब बुद्धा माँ के गर्भ में आए थे तो उनकी जो मदर थी जिनका नाम माया है, ठीक है, माया था, और प्रजापति गौतमी तो उनकी फॉस्टर मदर थी, तो जो उनकी मदर थी, रियल मदर थी माया, तो उनको ऐसे एलिफेंट्स वगैरह दिखते थे, कई बार वाइट एलिफेंट्स भी दिखते हैं, और ये जिक्र महावीरा के साथ भी होता है। तो द इमेज ऑफ एलिफेंट वॉज बेसिकली अ सिग्निफिकेंस ऑफ बर्थ ऑफ फ्यूचर बुद्धा, एंड लायन वॉज रिप्रेजेंटिंग बुद्धा हिमसेल्फ, सो बुद्धा हिमसेल्फ। तो आप लिख सकते हो, ओके। सो बुल, हॉर्स, एलिफेंट एंड लायन, तो ये जो चार एनिमल है, 1 2 और उसके पीछे 2, तो ये जो चारों एलिमेंट है दे रिप्रेजेंट्स द लाइफ ऑफ बुद्धा, ओके। सो ये चारों के चारों यहाँ पर हैं और उसमें उनके बीच में धर्म चक्र है, ओके। और हम लोगों ने जो अपना नेशनल एम्ब्लेम बनाया है वो कहाँ से बनाया है? सारनाथ पिलर से बनाया है। तो सारनाथ पिलर में हमने किया क्या था, ये ऊपर का पूरा पोर्शन ले लिया और आपका ये वाला पोर्शन ले लिया और ये धर्म चक्र तक ले लिया। ये जो लोटस जो बेस था इसको हटा दिया और उसकी जगह हमने क्या लिखवा दिया? सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते आपको पता है किस उपनिषद से लिया गया है? द आंसर इज मुंडका उपनिषद, ओके। मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है। सत्यमेव जयते मीन्स ट्रुथ ओनली ट्रायम्फ्स। तो एज ऑफ नाउ ऑल दिस नेशनल एम्ब्लेम, इसका एक एक्ट है नेशनल एम्ब्लेम यूजेज एक्ट शायद है 2005 का, तो इट वाज अमेंडेड इन 2005। तो आप याद रखिएगा नेशनल एम्ब्लेम को यूज़ करने का एक तरीका है, आप सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन यूज़ नहीं कर सकते, जब भी नेशनल एम्ब्लेम यूज़ होगा सत्यमेव जयते नीचे लिखाना कंपलसरी है, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल एम्ब्लेम एक्ट 2005, ओके। देन दिस इज नेशनल एम्ब्लेम। इसके अलावा 2 पिलर का और जिक्र मैं कर देता हूँ यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए, एक है तोपारा पिलर, एक है मीरठ पिलर। ये दोनों ही पिलर बड़े फेमस हैं। द पॉइंट इज ये 2 वो पिलर थे जिसमें मैं आपको बताया था ये जो पोर्शन है ये क्या होता है? इंस्क्रिप्शन था। इस इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। कब? 1837 में। उसके पहले तक ये अनडिसाइफर्ड थे। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे तोपारा पिलर, तोपारा इज अ प्लेस इन हरियाणा एंड मीरठ इज अ प्लेस इन उत्तर प्रदेश। तो ये 2 जो पिलर थे, तोपारा पिलर और मीरठ पिलर, इसको उठा के फिरोज शाह तुगलक ले जाता है कहाँ? दिल्ली। और वो करता क्या है? वो चाहता है कि ये उसके जो पैलेस था उसमें रहे और वो चाहता था कि वो डिसाइफर कर सके इसको। तो वो कोशिश बहुत की उसने और काफ़ी लोगों को बुलाया, पर इट रिमेन्ड अनडिसाइफर्ड, क्योंकि ये लिखे गए थे किस लैंग्वेज में? द आंसर इज ब्राह्मी। ब्राह्मी में लिखे गए हैं सारे इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे जो भी है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था क्लास में इंस्क्रिप्शंस जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं? देवनाम पियादसी से शुरू होते हैं कि बिलवेड ऑफ गॉड, और वो अशोका की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। देन देयर वाज अनदर क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन यूपीएससी लास्ट ईयर एंड दैट वाज रिलेटेड टू रंग्यो अशोका। तो एक इमेज है रंग्यो अशोका की, ये इमेज मिली है आपको कनंगाहल्ली में। कनंगाहल्ली इज अ प्लेस इन कर्नाटका। सो एक रिवर है भीमा रिवर, आपको शायद ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो भीमा रिवर के आसपास एक डैम बन रहा था, तो वहाँ थोड़ा एक्सकवेशन चल रहा था, तो एक इमेज मिलती है और ये लगभग शायद 1993 के आसपास ये इमेज मिलती है, एंड दैट इमेज इज रिलेटेड टू रंग्यो अशोका। सो द इंस्क्रिप्शन उसमें लिखे गए और उसमें को जब डिसाइफर किया गया तो पता चला कि इट रिप्रेजेंट्स रंग्यो अशोका। सो इट्स डेफिनेटली अबाउट अशोका एंड ही इज रिप्रेजेंटेड एज रंग्यो अशोका विथ 2 फीमेल उनके साइड में, तो बीच में अशोका है और दोनों तरफ फीमेल बनी हुई है, तो रंग्यो अशोका, ओके। एंड दिस हैज ये सतवाहना किंग्स ने बनवाई थी और ये लगभग 1 से 3rd सेंचुरी एडी का टाइम रिप्रेजेंट करती हैं, ओके। अब इसके बाद ये तो हो गया आपका उनका पिलर एडिक्ट, रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट के बारे में। एक और सवाल है यहाँ पे, हाँ, अगर मैं बोलूँ कि स्टार्टिंग ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर कब से शुरू होता है, तो वो आप देखोगे कि अशोकन टाइम से ही ये रॉक कट आर्किटेक्चर हमारा शुरू हो चुका होता है। मतलब अब जो ह्यूमन है उस इलाके के, वो बेसिकली ट्राई कर रहे हैं कि हम अपने कुछ ना कुछ अवशेष या कुछ भी इंस्क्रिप्शन टाइप की चीज़ छोड़ के जाएं फ्यूचर के लिए, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीज काइंड ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। उसकी बिगिनिंग यहाँ से मानी जाती है। आगे जाके ये चीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी जब आप देखोगे अजंता एलोरा वगैरह में, और बहुत सारे कार्विंग्स और हैं जहाँ पे गुप्ता एम्पायर वगैरह में भी काफ़ी अच्छी कार्विंग है। देन कैलाश टेम्पल, ये सारे के सारे जो टेम्पल्स हैं ये इसमें बहुत ज़्यादा कार्विंग है, तो पर उसकी जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से ही मानी जाती है, स्टार्टिंग ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है। और उसके सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है, एक तो है बाराबर हिल्स, ओके, देन इज दिस
बाराबार हिल्स एंड नागार्जुनी हिल्स, ये दोनों के दोनों ही ओडिशा में है, बाराबार एंड नागार्जुनी हिल्स। देन देयर इज अनदर प्लेस कॉल्ड धौली एलिफेंट, ये भी ओडिशा में, भुवनेश्वर के पास में। धौली एलिफेंट बड़ा फेमस है, वो एक एलिफेंट है, एक रॉक के अंदर बना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि एलिफेंट इज़ वॉकिंग, तो इतना ज़्यादा प्रिसीजन है उसमें कि आपको ऐसा फील आ रहा है कि भाई एलिफेंट इज़ वॉकिंग। ओके, देन देयर इज बाराबार एंड नागार्जुनी हिल्स, ये अशोका ने अपने ग्रैंडसन दशरथ के साथ मिलकर बनाया था और ये बनाया था मॉन्क्स ऑफ फॉर आजीविका सेक्ट। तो मैंने आपको बताया था जो 62 सेक्ट हुआ करते थे उसमें से आजीविका सेक्ट था एक, जो माँ काली गौशाला ने शुरू किया था। सो बाराबार एंड नागार्जुन हिल्स वॉज रिलेटेड टू मॉन्क्स ऑफ आजीविका सेक्ट, आजीविका सेक्ट। तो ये अशोका ने बनवाया था अपने ग्रैंडसन के साथ, दोनों ने मिलकर बनवाया था बाराबार एंड नागार्जुन हिल्स आजीविका सेक्ट के मुनियों के लिए, जो भी उनके वो हुआ करते थे। ओके, देन धौली एलिफेंट, देन कार्विंग्स ऑन लोमश ऋषि केव। लोमश ऋषि केव भी एक बड़ी फेमस केव है, आप देखोगे, आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा तो लोमश ऋषि केव के जो गेट की जो कार्विंग है बहुत सुंदर इंट्रिकेट कार्विंग है, और वो इंट्रिकेट कार्विंग भी आपकी अशोकन टाइम पे ही बनी है। देन ही कंस्ट्रक्टेड 84,000 स्तूपास, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन मध्य प्रदेश का ये है, ये आप लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। रीवा में देवर कोठार स्तूपा, एक देव कोठार स्तूपा एक एक्सकवेशन के टाइम पे मिला, और ये स्तूपा 1982 में डिस्कवर होता है एंड इट वाज 3rd सेंचुरी BC। तो मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी 3 स्तूपा के नाम लिखवा दिए थे जो मध्य प्रदेश में हैं, 3 रॉक एडिक्ट के नाम लिखवाए थे, और उसमें से देव कोठार स्तूपा भी एक रीवा में है। 7 चीज़ आपको पता ही है, इसके अलावा 2 और थे। ओके, एक शहडोल में था और एक और आपका एक और कहीं था, तो आप वो क्लास के नोट्स में देख लीजिएगा, ये आप ऐड कर लीजिएगा उसमें, रीवा में देव कोठार स्तूपा। ओके, 3rd सेंचुरी BC का है ये। तो उस टाइम पे लगभग आप समझ सकते हैं मौर्यन एम्पायर चल रहा होगा, पर ये बोला जाता है कि अशोका ने नहीं बनवाया था, पर उसके जो उसके आसपास जो प्रीस्ट रहते थे या उनका कोई वेल्दी पर्सन हो सकता है, उसने ये स्तूपा बनवाया था। अब आता है व्हाट वाज द रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो ऐसा क्या हुआ कि मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया? तो उसका सबसे प्रोमिनेंट रीज़न जो समझ में आता है वो था आपका 5th वाला पॉइंट। तो पहले अपन 5th वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर था वो उसका एक्सटेंट आप देखिए, कलिंगा ऊपर आपका नॉर्थ ईस्ट में तक्षशिला तक का पोर्शन, नीचे आपका नर्मदा वैली के आसपास का पोर्शन, और नीचे थोड़े जाओगे कनंगाहल्ली वगैरह आप देख सकते हो, कर्नाटका, सतवाहना किंग्स ने जो बाद में बनवाया था। सो इट वाज अ बिग एम्पायर। अब इतने बड़े एम्पायर को संभालना डाइवर्स एंड डिफिकल्ट टू होल्ड टुगेदर, एंड इतने बड़े एम्पायर को संभालने में फ्रैक्शनलाइजेशन थोड़े थोड़े आ ही जाते हैं, कोई ना कोई इंडिपेंडेंस चाहता है, कोई ना कोई आपके आइडियोलॉजी को मानेगा नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते रहेंगे। तो द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन वॉज इट वॉज अ वास्ट एम्पायर, इट वॉज डिफिकल्ट टू हैंडल इट एंड डिफिकल्ट टू पुट इट टुगेदर। सो दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। बट अनदर, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हिज एंटी ब्राह्मणिकल पॉलिसीज, किसकी? अशोका की, ठीक है, एंटी ब्राह्मणिकल पॉलिसीज, एंड दिस हैज़ बीन सेड बाय हरि प्रसाद शास्त्री, ही इज़ अ हिस्टोरियन। सो हरि प्रसाद शास्त्री साहब ने ये कहा है कि ये जो एंटी ब्राह्मणिकल पॉलिसीज थी अशोका की, बिकॉज ही वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर अशोका धम्मा, तो उन्होंने जो ब्राह्मणिकल पॉलिसीज होती थी, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 2nd पॉइंट, एनिमल सेक्रीफाइसेस, ठीक है, तो ये वैदिक कल्चर था, ब्राह्मणिकल कल्चर था, एनिमल सेक्रीफाइस करना है और इस टाइप का जो था। देन इन्होंने ये सारा बैन करवा दिया, क्योंकि ये बैन करवा दिया तो एक अंडर करंट डेवलप हो गया किस चीज़ का, कि भैया हमें अपना ब्राह्मणिकल कल्चर वापस चाहिए, हमें ये धम्मा वाला सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, इस टाइप की चीज़ें। देन ही डिड नॉट डिसबैंड हिज आर्मी। तो इवन दो अशोका के धम्मा में अहिंसा की बड़ी बात होती है कि अहिंसा हमें नहीं करना है, पर उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी आर्मी को खत्म नहीं किया। ही डिड नॉट डिसबैंडन हिज आर्मी एंड द रीजन वाज कौटिल्याज अर्थशास्त्र, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यू शुड नेवर अबंडन योर आर्मी और डिसबैंडन योर आर्मी। तो जब उन्होंने अपनी आर्मी को डिसबैंड नहीं किया, मतलब उनकी आर्मी कंटिन्यू थी, पर वो किसी से लड़ नहीं रहे थे, सिंस ही वॉज नॉट फाइटिंग, बट देयर वॉज अ कॉस्ट कि आप आर्मी को जब रखते हो तो आपको काफ़ी कॉस्ट लगती है उनके लिए, वेपन्स के लिए, उनके खाने पीने के लिए। तो जो कॉस्ट थी ये काफ़ी ज़्यादा होती जा रही थी। ओके, तो ही डिड नॉट डिसबैंडन हिज आर्मी, तो एक कॉस्ट बढ़ गई, और इस कॉस्ट की बढ़ने से ऐसा कहा जाता है कि मौर्यन एम्पायर इन द लेटर ईयर्स केम इनटू अ फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, तो ये एक रीज़न था। इसके अलावा ही डिड नॉट एबॉलिश कैपिटल पनिशमेंट। तो इवन दो ही वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ धम्मा, बट कैपिटल पनिशमेंट अभी भी मौर्यन एम्पायर में दी जाती थी, और क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी तो होता क्या था कि एक लोग जो एक पोर्शन है कि भैया आप एक तरफ धम्म की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप सामने वाले को सूली पे चढ़ा रहे हो, तो ये जो कैपिटल पनिशमेंट होता था इसकी वजह से काफ़ी उनका एक
पोर्शन था जो एक लोग थे जो उनको अगेंस्ट उनके थे, बट द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन मैंने आपको बताया था, बिकॉज इट वॉज वास्ट, डाइवर्स एंड डिफिकल्ट टू होल्ड टुगेदर, द एक्सटेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज सच लार्ज। ओके, अब ये सारे तो हो गए डिक्लाइन ऑफ मौर्यन के। ओके, तो अब इसमें से मैंने आपको बताया कि एक तो अशोका का ये पोर्शन हो गया और एक के डाइवर्स, डिफिकल्ट एंड होल्ड टुगेदर। ओके, कैपिटल पनिशमेंट वगैरह हो गया था। इसके बाद द लास्ट मौर्यन, जब अशोका की डेथ होती है उसके बाद 3 या 4 राजा और आते हैं। द लास्ट वन वॉज बृहदत्त। आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि मौर्यन एम्पायर के जो लास्ट राजा थे वो थे बृहदत्त, और उनका असैसिनेशन हो जाता है किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ये होता है 187 BC में। तो पुष्यमित्र शुंग उनके आर्मी के ही कमांडर होते हैं, एंड व्हेन ही वाज लुकिंग फॉर हिज आर्मी, जो मतलब आर्मी में जो आप वो देखते हो ना कि प्रिपरेशन वगैरह देखते हो, तो पुष्यमित्र शुंग ने उनको मर्डर कर दिया था उनका, और वहाँ से शुरू होती है शुंगा डायनेस्टी। अभी भी हमारा मगध एग्जिस्ट कर रहा है, मगध 25 BC में ख़त्म होगा, तो अभी 187 BC में हैं हम, और यहाँ पे आपका मौर्यन डायनेस्टी ख़त्म होता है पर शुंगा डायनेस्टी शुरू होगा। ठीक है, सो डैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। और आप ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको लिखवाया आप अपने नोट्स में लिख लिएगा, फिर अपन आगे जाके इसका जो भी नेक्स्ट पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। ओके, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। बाय।